क्वेश्चन बनता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को यूज करके हम कैसे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे। यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को यूज करके कैसे मोलर मास हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो एक क्वेश्चन बन जाता है हमारा, फाइंड आउट मोलर मास ऑफ unknown known electrolyte solute by डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो जैसे हमने मोलर मास RLBP से भी निकालना सीखा था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से भी, ऐसे हम किससे निकालेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से। हमने क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मास। किसी भी सॉल्यूट का मोलर मास मींस हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास। तो कहीं मॉलिक्यूलर मास मिल सकता है आपको या मोलर मास। देखो हमें पता है, हम लिखेंगे वी नो दैट, अभी हमने ड्राइव किया है कि डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। अब मोलालिटी हमें क्या पता होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो हम ये मान लें, इफ W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट हैविंग मोलर मास, हम मान लेते हैं M2, dissolved in W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देखो हमने W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट जिसका मोलर मास M2 है, उसको W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिजोल्व कर दिया। देन आपकी मोलालिटी क्या हो जाएगी, अभी मोलालिटी क्या हो जाएगी, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू, अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें किस में दे रखा है, ग्राम में, और मोलालिटी क्या होती है, मोल्स पर केजी में। तो हम इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब एक इक्वेशन देखो हमारे पास, ये अभी पीछे ड्राइव की थी आपने, सेकंड वन मोलालिटी के लिए आ गई अपनी। अगर सेकंड वाली इक्वेशन की वैल्यू यहाँ मोलालिटी में हम यहाँ पुट कर दें, तो अपने पास एक नई इक्वेशन आ जाएगी, और वो क्या होगी, देखो डेल्टा TF इक्वल टू KF। अब इस मोल M मोलालिटी की वैल्यू पुट कर देते हैं हम, और वो क्या है हमारे पास, W2 यानी वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब डिप्रेशन से निकालना है, हमें क्या चाहिए, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इसको रीअरेंज करके हम लेफ्ट में ले लेते हैं, हमें हमारे पास क्या आ गया, M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये KF वेट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ ले लेते हैं डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। और ये हमारे पास एक मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला बन गया है, जिसके ऊपर जनरली एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि मॉलिक्यूलर मास निकालो, मोलर मास निकालो। तो ये हमने अच्छे से ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट, देखो अभी मोलर मास के ऊपर और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे एक न्यूमेरिकल सोल्व करके देखते हैं हम। ये आपने अच्छे से ड्राइव करना है, देखो मुश्किल नहीं है, हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। हमसे कहे कि मोलर मास निकालो, तो स्टार्टिंग में हमें पढ़ा कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। कंसंट्रेशन किस में लेते हैं, मोलालिटी में। अब मोलालिटी की प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के साथ हमने लिख दिया KF। मोलालिटी क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अगर वेट आपका ग्राम में दे रखा है तो 1000 से डिवाइड में लिख दिया हमें, मोलालिटी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया है। हमें चाहिए मोलर मास, मोलर मास को लेफ्ट में ले आए, डिप्रेशंस को किस में ले गए, राइट में, डिनोमिनेटर में। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया है फॉर फाइंडिंग द मोलिकुलर मास और मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। ओके, देखो न्यूमेरिकल करके देखते हैं अभी।
एक चीज और ध्यान रखनी है हमें, देखो एक बार बार हम केफ यानी कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट जो हम यूज कर रहे हैं, जैसे हमने इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट पढ़ा था, कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट है। कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट भी किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कि आपने सॉल्यूशन बनाने के लिए कौन सा सॉल्वेंट यूज किया। अब कौन सा सॉल्वेंट है उसी के बेसिस पे इसकी केफ की वैल्यू डिपेंड करती है, चाहे आपकी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कुछ भी हो, कौन सा सॉल्यूट भी आपने यूज कर रखा हो, लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। जैसे हम फॉर एग्जांपल लिखें वैल्यू ऑफ केएफ फॉर वाटर, अगर वाटर को हम सॉल्वेंट की तरह यूज करेंगे तो हमारे पास केएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जो हमारे पास केएफ की वैल्यू है ये रहेगी 1.86 केल्विन केजी पर मोल। अगर हम केएफ की वैल्यू देखें किसके लिए, अगर हमने बेंजीन हेजेस सॉल्वेंट यूज कर लिया तो इसकी वैल्यू चाहे कितनी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है वो कितनी रहेगी आपकी? 5.12 केल्विन केजी पर मोल। बाकी आपने ये क्रम नहीं करनी है, किसी भी न्यूमेरिकल में हमें गिवन मिलेगी, लेकिन ये बताने का एक मकसद यही था कि अगर हमें कई बार दो न्यूमेरिकल जोड़ देते हैं, एक कंसंट्रेशन से हम केएफ की वैल्यू निकालेंगे, सेकंड डाटा में उसको पुट करके वहां से वेट मोलर मास पूछ सकता है, इसलिए ध्यान रखेंगे कि केएफ की वैल्यू जैसे केबी की हमने निकाली थी यानी इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट की, ऐसे कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू भी किस पे डिपेंड करेगी? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। जैसे हम एग्जांपल ले, किसी को भी हमने एक्वा सॉल्यूशन बना रखा है, एक्वस मींस वाटर के अंदर डिसॉल्व करके, उसमें अपनी केएफ की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी? 1.86। अगर हमने बेंजीन में डिसॉल्व कर रखा है तो कितनी हो जाएगी? 5.12 केल्विन केजी पर मोल्स। ऐसे बाकी क्रम नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। अगर कोई भी सॉल्यूशन में आपने सॉल्वेंट सेम ले रखा है तो केएफ की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। अब देखो छोटा सा न्यूमेरिकल करके देखते हैं हम। जैसे फर्स्ट हम न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें हमें गिवन है, मान लो हमें कह रहा है 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या है? 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल dissolved in 600 ग्राम ऑफ वाटर। दैट मीन्स हम एक्वा सॉल्यूशन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक्वा सॉल्यूशन। हमें कह रहा है फाइंड आउट, फर्स्ट वन हमें फाइंड आउट करना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सेकंड वन फाइंड आउट करना है हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस। हमें कह रहा है इफ केएफ फॉर वाटर इज 1.86 केल्विन केजी पर मोल। अब ये देखो हमें कई बार डाटा में दे भी देते हैं, नहीं हम इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे, या हमें कहे कि हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल है, कार्बन का 12 होता है, तो हम यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे अगर फॉर्मूला दे रखा है। अगर मोलर मास हमें चाहिए, कार्बन का 2 एटम है, एक का कितना होता है? 12। फिर हम प्लस करेंगे, हाइड्रोजन 6 है, एक का होता है 1। ऑक्सीजन कितने हमारे पास? 2, एक का कितना है? 16। और इसको अगर हम सम अप करके लिखेंगे तो अपने पास वैल्यू आ गई है 62 ग्राम पर मोल। कई न्यूमेरिकल में हमें मोलर मास गिवन भी मिल जाएगा, नहीं हमें अगर फॉर्मूला मिलेगा तो हर एटम के मास को सम अप करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, देखो अब हमें एक निकालना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी कोई न्यूमेरिकल हम सोल्व कर रहे हैं सबसे पहले आपने लिखना है कि गिवन क्या दे रखा है हमें। देखो कह रहा है कि 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ये 45 है, ये 600 है।
है वेट ऑफ सोल्यूट दे रखा है यहाँ, और वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 45 ग्राम। हमने मोलर मास ऑफ सोल्यूट अभी कैलकुलेट कर लिया, कितना आया है 62 ग्राम पर मोल। ओके, अब हमें दे रखा है 600 ग्राम ऑफ वाटर, दैट मीन्स 600 क्या है वेट ऑफ सोल्यूट, दैट इज 600 ग्राम। अब हमें केएफ की वैल्यू भी प्रोवाइड है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। अब निकालना क्या है हमें डेल्टा टीएफ। तो देखो अभी डेल्टा टीएफ के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, केएफ into weight of solute upon molar mass of solute into 1000 upon weight of solvent। अब हमारे पास देखो ये सारे चारों डाटा है, इसको न्यूमेरिकल में पुट कर देते हैं। अभी केएफ की वैल्यू हमारे पास ये है, पुट कर देते हैं 1.86। ओके, वेट ऑफ सोल्यूट हमें दे रखा है 45, ये भी पुट कर दिया, 1000 MU का यू। अब हमें दे रखा है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये भी पुट कर देते हैं M2 की वैल्यू। हमें दे रखा है वेट ऑफ सोल्वेंट W1 कितना 600 ग्राम। अब देखो इसको सोल्व आउट करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना मिलेगा हमें 2.25 केल्विन। देखो इसको सोल्व आउट करना है, डेसिमल को हम कैंसिल करेंगे यहाँ से, तो अपना सोल्व आउट करके कितना आ जाएगा 2.25 केल्विन। तो हमारा ये फर्स्ट वन न्यूमेरिकल सोल्व हो गया है, जिसमें हमने क्या निकाल लिया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ कितना आ गया 2.25 केल्विन। अब सेकंड वन न्यूमेरिकल हमने सोल्व करना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालो। अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में निकाला था कि डेल्टा टीएफ इक्वल टू टी डॉट एफ माइनस टीएफ। अब हमें टीएफ की वैल्यू निकालनी है, जो चीज हमें कैलकुलेट करनी है उसको लेफ्ट में ले लेते हैं, तो अपने पास हो जाएगी टीएफ इक्वल टू टी डॉट एफ माइनस टी डेल्टा एफ। अब टी डॉट एफ हमें पता है, क्योंकि हमारा यहाँ पे सोलवेंट क्या है वाटर है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर अगर हम बात करें तो हमें वैल्यू पता है कितना है 273.15 केल्विन अगर एक्यूरेट लिखें। अब हम टी नोट जो एफ है यानी प्योर सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं 273.15, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ कितना आ गया अपने पास 2.25 केल्विन। इसको माइनस करके हम लिखेंगे तो अपने पास वैल्यू कितनी आ गई है 270.9 केल्विन। और ये क्या मिल गया हमें डाटा, जो सेकंड वन सोल्व आउट करना था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस। देखो ग्राफिकली भी हमने किया, न्यूमेरिकली अगर देखें तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 273 और सॉल्यूशन कितना है 270। तो हमें दिखाई दे रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज लेसर देन सॉल्वेंट, तो हम इसको सोल्व आउट कर सकते हैं, अपने आंसर का अपना आप चेकआउट भी कर सकते हैं। देखो एक और न्यूमेरिकल देखते हैं हम, जिसमें एक न्यूमेरिकल लेते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल के देखते हैं। देखो मैं न्यूमेरिकल मान लो दे रखा है अभी, if 1 gram of non-electrolyte 1 gram of non-electrolyte solute dissolved in किसके अंदर डिजोल्व किया है 500 ग्राम ऑफ बेंजीन में, सॉरी हम ले लेते हैं थोड़ा कम अमाउंट ले लेते हैं, 50 ग्राम ऑफ बेंजीन ले लेते हैं चलो, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोलाइट का भी कम ले रखा है। इसका सॉल्यूट का 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट लिया है, किसके अंदर डिजोल्व किया हमने 50 ग्राम बेंजीन के अंदर। इसकी वजह से क्या हो गया दैट लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट
किसी भी 1 ग्राम सोल्यूट को हमने अगर 50 ग्राम बेंजीन में डिजोल्व किया, दैट लोअर्ड इज फ्रीजिंग पॉइंट 0.40 केल्विन। हमें कह रहा है इफ वैल्यू ऑफ Kf for benzene is 5.12 Kelvin kg per mole, then find out value of molar mass of solute। आपने बताना है मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट क्या है। उसी न्यूमेरिकल की तरह सबसे पहले हम राइट करेंगे कि हमें गिवन डाटा कौन से है। देखो हमें दे रखा है 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट, यानी वेट हमें प्रोवाइड है, हमने मोलर मास यहाँ कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट वन कर रहा है 50 ग्राम बेंजीन, यानी हमें क्या दे रखा है, वेट ऑफ सोलवेंट दे रखा है। अब हमें यहाँ क्या दे रखा है कि लोअर इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लोअर का मीनिंग ही क्या है, कितना डिक्रीज हो गया। अब डिक्रीज दे रखा है, वो कितना दे रखा है 0.40 केल्विन। अब इसी के अनुसार देखो हमें Kf की वैल्यू भी प्रोवाइड है, तो हम निकाल सकते हैं। देखो रीअरेंज करके भी एक फॉर्मूला निकाला था हमने मोलर मास के लिए, Kf इंटू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट। अब देखो ये डाटा हमारे पास है, तो हम मोलर मास निकाल सकते हैं। और क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो भी अगर फॉर्मूले में पुट करें, Kf की वैल्यू हमारे पास है 5.12, वेट ऑफ सोल्यूट हमारे पास है 1, हमारे पास 1000 यू का यू राइट कर सकते हैं। फिर हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू दे रखी है 0.40 केल्विन, और वेट ऑफ हमें क्या दे रखा है सोलवेंट, दैट इज 50 ग्राम। अगर इसको सोल आउट करेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, मोलर मास। और मोलर मास हमें कितना मिल जाएगा, अप्रोक्स 256 ग्राम पर मोल। देखो हमने सोल आउट कर लेना है इसको, और हमें वैल्यू मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितनी मिल गई है 256 ग्राम पर मोल। लेकिन न्यूमेरिकल को टू द पॉइंट सोल्व करना है, गिवन डाटा देखेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा कि क्या निकालना है, क्या गिवन है। गिवन वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करेंगे, उसको सोल्व आउट करके हमें क्या मिल जाएगा, जो अननोन टर्म है जो हमसे न्यूमेरिकल में पूछा गया है। ओके स्टूडेंट, ये हमने न्यूमेरिकल सोल्व आउट किए हैं। नेक्स्ट वन न्यूमेरिकल सम करेंगे इसी के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट, 12th क्लास केमिस्ट्री में हमने पहले किया था सिंपल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर फ्रीजिंग पॉइंट निकालना, सॉल्यूशन के लिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना और मॉलिक्यूलर मास। देखो आज हम नेक्स्ट करते हैं कि हमने निकाला था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू Kf इंटू मोलैलिटी। हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को सोल्व आउट कर लिया है, वैल्यू ऑफ Kf निकालना सीख लिया है। लेकिन अगर हम कंपटीशन की बात करें तो जनरली कंपटीशन में क्वेश्चन पुटअप होता है एक यूनिट को दूसरे यूनिट से जोड़ के, तो हम यहाँ कंपटीशन व्यू से इसको सोल्व आउट करते हैं। अगर Kf की वैल्यू यानी हाउ कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kf फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स डाटा, यानी फाइंड आउट वैल्यू ऑफ Kf from thermodynamic हमें थर्मोडायनेमिक डाटा, और हम जनरली किससे कोरिलेट करेंगे इसको, एंथैल्पी से या लेटेंट हीट से जोड़ के भी दे सकते हैं हमें। क्योंकि अगर हम जब भी किसी कंपटीशन की बात करते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन ना उठा के हमसे दो यूनिट को जोड़ के बनता है। अब हमने मोलैलिटी से टेम्परेचर के केस में Kf की वैल्यू निकालनी सीख ली है। अब हम सीखते हैं कि थर्मोडायनेमिकली हमसे कैसे पूछ सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिकली हम रिलेशन नोट डाउन कर लेते हैं कि वैल्यू ऑफ Kf अगर हमें निकालनी है यानी कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट की, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, और वो फॉर्मूला क्या होगा, हमारे पास R गैस कांस्टेंट
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय, ये कई बार ध्यान रखना है, पर 1000 भी एनर्जी मिल जाती है हमें और पर 100, उसी के अनुसार से हमने पुट करना है 1000 या 100, और यहाँ पुट कर दिया हमने 1000 इनटू हमें, अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो हमें यहाँ क्या मिलेगी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मिलेगी, या एंथैल्पी की जगह क्या मिल सकती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन्स। हमें मान लो यहाँ दे रखी है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन्स, तो अपना डाटा क्या हो जाएगा, ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन्स। एंथैल्पी को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एच से। तो हमने अपने कंपटीशन व्यू ऑफ एग्जाम से एक ये फॉर्मूला भी याद रखना है, कई बार हमें एंथैल्पी की वैल्यू दे रखी होती है और हमें क्या निकालना है, कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू पूछ लेते हैं। अब इसमें हमने ध्यान रखना है, देखो इस फॉर्मूले को यूज करके हम थर्मोडायनेमिकली कैसे वैल्यू ऑफ केएफ फाइंड आउट करेंगे। इस डाटा के अंदर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, देखो ये ध्यान रखना है कि एंथैल्पी किस में दे रखी है, उसी के अनुसार आर की वैल्यू पुट करेंगे। आर हमारे पास क्या है, गैस कांस्टेंट है, और गैस कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है तो फिक्स है, लेकिन ध्यान रखना है कि एंथैल्पी की वैल्यू जूल में दे रखी है, तो हम आर की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 8.314 जूल, और किसके टेम्परेचर को किस में लेते हैं, केल्विन में, तो हम क्या लिखेंगे, जूल पर केल्विन पर मोल, यानी कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो मोल में मेजर करते हैं, इसलिए गैस कांस्टेंट की वैल्यू हम कितनी पुट करेंगे, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अगर हमें एंथैल्पी किस में दे रखी है, कैलोरी में, तो हम इसकी वैल्यू कैलोरी में पुट करेंगे, और आर की वैल्यू वैसे तो कितनी होती है 1.97, लेकिन 1.97 की जगह हम सीधा क्या पुट करेंगे, अपने न्यूमेरिकल को इजीली सोल्व आउट करने के लिए उसको प्रिसाइज कर लेते हैं, 1.97 को हम 2 पुट करेंगे हमेशा न्यूमेरिकल में, और कैलोरी में क्या वैल्यू हो जाएगी, जूल की जगह आपकी कैलोरी, और अगर हम टेम्परेचर की जगह कहें कि पर डिग्री हमें दे रखा है तो क्या हो जाएगी, केल्विन पर डिग्री पर मोल, क्योंकि टेम्परेचर हमें डिग्री सेल्सियस में मिल सकता है, केल्विन में तो केल्विन में पुट कर देंगे केल्विन, कैलोरी पर केल्विन पर मोल, और डिग्री में है तो डिग्री में पुट कर देंगे। ये हमें ध्यान रखना है, ये वैल्यू कब पुट करनी है हमें, जब आपको एंथैल्पी की वैल्यू किस में दे रखी है, जूल में। ये वैल्यू कब पुट करनी है, जब एंथैल्पी की वैल्यू हमें किस में दे रखी है, कैलोरी में। बाकी हमें पता है डाटा में यूज कर रहे हैं हम, M1 हमारे पास क्या है यहाँ पे, मोलर मास ऑफ सोलवेंट, आपने कौन सा सोलवेंट यूज किया उसका मोलर मास, T.F हम बार बार लिख रहे हैं, ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट, और जो हमें दे रखा है एंथैल्पी, अगर फ्रीजिंग की बात करें तो क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। देखो हमने न्यूमेरिकल्स के लिए ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, बाकी देखो आसान सा न्यूमेरिकल बन जाता है हमें। देखो इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके देखते हैं हम, एंड दैट फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट हैज ए कंपटीशन यूज। हम छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं, आपको कहे कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट Kf इफ हमें कह दिया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन्स, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन्स हमें दे दी, इफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन फॉर आइस इज, और ये हमें डाटा प्रोवाइड कर दिए लेट 1436, और वैल्यू हमें किस में दे रखी है, कैलोरी में, इसने कैलोरी पर मोल हमें दे दिया कि आपने फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Kf इफ द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 1436.3
कैलोरीज पर मोल। देखने में लगता है कि छोटा सा न्यूमेरिकल है, हमने तो पीछे वाले डाटा से दिखा था जब आपको मोलालिटी दे रखी हो या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा हो, लेकिन हमें ध्यान रखना है कंपटीशन में न्यूमेरिकल देखने में छोटे छोटे बनते हैं, है भी बड़ा आसान सा, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला राइट किया था, क्योंकि हमें एंथैल्पी मिल गया यहाँ, और अभी हमने लिखा था कि केएफ के लिए क्या फॉर्मूला है अपने पास, ओके, आर टी डॉट एफ स्क्वायर m1 अपॉन 1000 इनटू क्या करना है हमने, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन्स। अब देखो इस फॉर्मूले में अगर पुटअप करके निकालेंगे तो हमारा आसानी से निकल जाएगा। हमें एंथैल्पी बस इतना ध्यान रखना है, कैलोरी में दे रखी है तो कैलोरी वाली वैल्यू पुट करेंगे, और अगर जूल में दे रखी होती तो किसमें पुट करते, जूल में। अब इजीली निकाल सकते हैं हम, देखो केएफ की वैल्यू हमें निकालनी है, ओके, आर की वैल्यू सिर्फ हमें ध्यान रखनी है, कैलोरी में दे रखी है तो कैलोरी वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास कैलोरी में, 2, ओके। अब हमें दे रखा है डेल्टा टीएफ चाहिए जी हमें, क्योंकि अगर हमें देगा यहाँ क्या दे रखा है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन किसके लिए है, आइस के लिए। आइस मींस आपको वाटर देखना है, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है हमारे पास, 273 केल्विन पुट कर लेते हैं हम, एक्यूरेट करें तो 273.15 केल्विन। अपने न्यूमेरिकल्स को कम टाइम में इजीली सोल्व करने के लिए कई बार वैल्यू हम प्रीसाइज ले लेते हैं, तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं 273, इसकी हमने स्क्वायर करनी है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब हमारे पास वाटर है, ये वाटर के केस में हमें मोलर मास पता है, वाटर का कितना है 18 ग्राम पर मोल, ओके। मोलर मास भी अब हम पुट कर देते हैं, यहाँ कितना है 18, ओके। थाउजेंड्स नहीं दे रखा कुछ भी तो हम पर थाउजेंड में ही निकालेंगे, अगर 100 में दे दे तो हम 100 में वैल्यू पुट करेंगे। अब आपने यहाँ पुटअप कर देना है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हमें दे रखी है 1436.3 कैलोरीज। अब इसको हम सोल आउट करेंगे, इसको सोल आउट करने से हमें वैल्यू ऑफ केएफ मिल जाएगी, और वैल्यू ऑफ केएफ कितनी आएगी हमारी 1.87 केल्विन केजी पर मोल। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, केएफ की, जो हम थर्मोडायनेमिक्स डाटा से कैलकुलेट किया। ऐसे ही हम थर्मोडायनेमिकली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को भी कोरिलेट कर सकते हैं, सिर्फ चेंज क्या करना है हमें, यहाँ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की जगह यूज कर लेंगे एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, और यहाँ हमारे फ्रीजिंग पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये भी यहाँ नोट कर लो, तो ये भी नोट कर लेते हैं हम। अगर हमें इब्यूलियोस्कोपिक वैल्यू निकालनी है तो सेम डाटा थर्मोडायनेमिक्स हम उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमें इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, आर की वैल्यू सेम रखेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट की जगह क्या कर देंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास भी सेम रहेगा, पर 1000 है तो 1000, 100 है तो 100 रखेंगे। सेकंड वन क्या चेंज करना है अपने फ्यूजन की जगह, अगर किसी को एलिवेट कर रहे हो आप बॉइलिंग पॉइंट में, तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या होता है, लिक्विड से वेपर, तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पुट करेंगे हम, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो हमारे पास इब्यूलियोस्कोपिक की वैल्यू भी थर्मोडायनेमिकली निकाल सकते हैं, जैसे आपने किसकी वैल्यू निकाली, कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट की, एंड दैट आर इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू कंपटीशन व्यू से। आपके नीट आईआईटी में ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट ना बन के 2 यूनिट को जोड़ के बनते हैं, तो आपने दोनों यूनिट को जोड़ के इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना भी सीख लेना है, ये फॉर्मूले हम ध्यान रखेंगे। अब देखो एक अपना छोटा सा टॉपिक और करना है, कई बार थ्योरेटिकली क्वेश्चन बन जाता है कि एक्सप्लेन एप्लीकेशन या इंपॉर्टेंस, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या ये प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं, इसका पढ़ने का कुछ मकसद भी होना चाहिए, क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो हम पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ या हमसे कहे कि एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट,
देखो हम देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। और कहाँ है, जैसे हम कोल्ड प्लेसेस की बात करें या हाई एल्टीट्यूड्स जो हिली एरियाज है, उनको विंटर के अंदर, जो विंटर सीजन में है, वहाँ बहुत स्नोफॉल होती है। स्नोफॉल होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, और टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तो जितनी भी ऑटोमोबाइल्स गाड़ियां चलती है उसकी रेडिएटर में वाटर फ्रीज हो जाएगा। उसमें फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस करने के लिए एंटी फ्रीज सब्सटेंस यूज करते हैं। और एंटी फ्रीज सब्सटेंस क्या है, देखो फर्स्ट वन इसकी एप्लीकेशन क्या लिखेंगे हम, यूज ऑफ एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस in cold places। एंटी फ्रीज सब्सटेंस का हम यूज करते हैं, जैसे हम ये कहें इथाइलिन ग्लाइकोल एडेड इनटू वाटर। और ये कौन से वाटर के अंदर यूज करते हैं, दैट filled in radiator of ऑटोमोबाइल। और जनरली ये किसके लिए यूज करते हैं, इन हिली एरियाज या इन विंटर सीजन। विंटर के अंदर क्यों करते हैं कि अगर आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वाटर फ्रीज हो जाएगा, उसकी फ्रीजिंग पॉइंट अर्ली अटेन कर लेता है, इसलिए हम उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड कर देते हैं। और इथाइलिन ग्लाइकोल क्या करता है, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देगा। और फ्रीजिंग पॉइंट अगर डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, रेडिएटर के अंदर जो आपका वाटर आप यूज करते हो कूलिंग के लिए वो फ्रीज नहीं होगा, गाड़ी जो भी ऑटोमोबाइल यूज करते हैं वो इजीली स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंड बार अगर हम देखें, अगर हम इन कोल्ड प्लेसेस के अंदर ही जो रोड के ऊपर आइस जमा हो जाती है उसमें क्या करते हैं, इन कोल्ड प्लेसेस एंटी फ्रीज substance used to melt ice on road। अब रोड के ऊपर जो आइस जमा हो जाती है उसको मेल्ट करने के लिए एंटी फ्रीज सब्सटेंस यूज करते हैं। किसके लिए, फॉर मेल्टिंग द आइस या फॉर क्लियरिंग द रोड, रोड को साफ करने के लिए। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन बनता है कि एंटी फ्रीज सब्सटेंस क्या है। एंटी फ्रीज सब्सटेंस वो है दैट लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट, या हम कहें गिवन सब्सटेंस। जैसे एंटी फ्रीज सब्सटेंस के लिए यूज करते हैं कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या करता है, अगर सोडियम क्लोराइड को आपने वाटर के साथ मिक्सचर बना लिया एक इनका, पार्टिकुलर कंसंट्रेशन पे पार्टिकुलर डिक्रीज कर देता है। अगर हम अप्रोक्स कंडीशन लेके देखें तो जैसे ही आपने वाटर के अंदर कॉमन साल्ट NaCl मिक्स कर दिया, दैट डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट अप टू -20 डिग्री सेल्सियस, यानी -20 डिग्री सेल्सियस तक वाटर को फ्रीज नहीं होने देगा। और जैसे ही हम आइस के ऊपर इसको स्प्रेड अप कर दें तो -20 डिग्री सेल्सियस तक क्या करेगा, वाटर को लिक्विड स्टेट में रखने की कोशिश करेगा। देखो बड़े काम की चीज है, इसको ऑल्टरनेट फॉर्म में ही पढ़ेंगे। ऐसे जितनी भी कोल्ड कंट्रीज हैं फॉरेन के अंदर, जैसे ही स्नोफॉल होती है तो अपने रोड के ऊपर वो कैल्शियम कार्बन जो क्लोराइड है पाउडर स्प्रेड कर देते हैं। और कैल्शियम क्लोराइड पाउडर जैसे ही मिक्सअप होकर एक मिक्सचर बना रहा है एंड दैट मिक्सचर्स बॉइल अप। ओके सॉरी, हम पढ़ रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जो कैल्शियम क्लोराइड जब वाटर के अंदर मिक्सअप कर देते हैं, एक पार्टिकुलर कंसंट्रेशन का मिक्सचर बन जाता है
and that mixture freeze up to -55 डिग्री सेल्सियस। और फॉरेन कोल्ड कंट्री के अंदर रोड के ऊपर कैल्शियम क्लोराइड स्प्रेड आउट करते हैं ताकि रोड के ऊपर स्नोफॉल हो तो वो या तो स्नो क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए और रोड क्या रहे, क्लियर रहे, ट्रैफिक जाम ना हो वहां पे। अब देखो यही जो मिक्सचर है वो यूज करता है आइसक्रीम सेलर यूज करता है। वो क्या करता है, अपनी आइस कोन्स को कॉमन साल्ट और आइस के मिक्सचर में रखता है। यानी थर्ड वन इसकी एप्लीकेशन अगर देखें, अगर हम इसी केस में इसकी थर्ड वन एप्लीकेशन अगर देखें हम, जो भी आइसक्रीम सेलर है वो क्या करता है, यूज कॉमन साल्ट, आइस मिक्सचर टू फ्रीज आइसक्रीम कोन। जो हमारे पास कोन आइसक्रीम की फॉर्म में रखता है वो अपने बॉक्स के अंदर कॉमन साल्ट आइस का मिक्सचर रखता है। उससे क्या होगा, अगर मिक्सअप रखेगा तो वो क्या होगी, अर्ली फ्रीज हो जाएगी। हम देखते हैं कि पूरी समर सीजन के अंदर मई जून के महीने में देखते हैं बाहर बहुत गर्मी होती है, लेकिन आइसक्रीम जो सेलर होता है एक बॉक्स में वो आइसक्रीम को लगता है, उसकी मेल्टअप नहीं होती है। उस बॉक्स के अंदर वो क्या रखता है, कॉमन साल्ट आइस का मिक्सचर रखता है। और उस कॉमन साल्ट आइस के मिक्सचर की वजह से इवन सराउंडिंग में 40-45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, फिर भी उसकी आइस किस में रहती है, सॉलिड फॉर्म में। तो ये क्या करता है, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी लोअर टेम्परेचर पे अगर वो टेम्परेचर को -20 तक ले जाता है तो उसको नॉर्मल 0 डिग्री तक पहुंचने में भी टाइम लगता है। इसलिए आइसक्रीम सेलर भी क्या यूज करता है, कॉमन साल्ट आइस मिक्सचर को यूज करता है। एक और देखो अपना जनरल सा कॉमन आंसर है। हम देखते हैं कि अंटार्कटिका के ऊपर या कई बार पूरी की पूरी रिवर क्या हो जाती है, फ्रीज हो जाती है, ग्लेशियर में कन्वर्ट हो जाती है। फिर अपने इतने बड़े बड़े ओशियंस हैं वो क्यों नहीं फ्रीज होते, उसके पीछे भी क्या रीजन है, जनरली क्वेश्चन बन जाता है, व्हाई सी और ओशियन वाटर नॉट फ्रीज, वो पानी जमता क्यों नहीं, आइस में कन्वर्ट क्यों नहीं होता है। तो इसके पीछे भी अपने पास एक रीजन है। क्या रीजन है कि हमारे पास सी वाटर या ओशियंस वाटर है, कंटेन लॉट ऑफ साल्ट, उसके अंदर सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, बहुत सारे साल्ट है। और इन साल्ट की वजह से क्या हो गया है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया है वाटर का। यानी ये भी बड़ा एक अच्छा सा क्वेश्चन है जो माइंड में बार बार आ जाता है कि पूरी जैसे ठंडा होता है, लेकिन इसके पीछे एक रीजन और भी है कि समुद्र का या महासागरों का पानी क्यों नहीं जमता है। एक तो एक उसमें बहुत सारा साल्ट डिजोल है, साल्ट डिजोल होने की वजह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस्ड हो गया है और इतना लोअर टेम्परेचर अटेन नहीं कर पाते हैं कि सेकेंड वन रीजन इसका हम ये भी कह सकते हैं, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ विंड, यानी वहां एक्सचेंज ऑफ एयर होती रहती है। मान लो ओशियंस के अंदर वाटर है, वहां से एयर ब्लो करती रहती है और एयर की कंटिन्यूटी से वाटर के अंदर वार्म और कोल्ड एयर का एक चक्कर बन जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या रहता है, मेंटेन रहता है। तो ये अपनी क्या थी, एप्लीकेशंस, बहुत सारी एप्लीकेशंस हम स्टडी कर सकते हैं। आपने मेनली इंपॉर्टेंस लिए याद रखना है कि फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड डिप्रेशन का यूज करते हैं। जैसे ही नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ जाएगा, एंड दैट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर कॉमन लाइफ्स and also for in exams view. Okay, thank you student.